नमस्कार बच्चों हमारी लास्ट क्लास में जो हम चर्चा कर रहे थे वो मृदाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे कि हमारे भारत में मृदाएं जो पाई जाती हैं उनको नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मृदाओं का निर्माण किन कारकों से होता है, मृदा किसे कहते हैं। और साथ साथ में हमने चर्चा की थी कि मृदा की जो परतें पाई जाती हैं उनका स्वरूप कैसे देखने को मिलता है, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य होता है। ये सारी चर्चाएं हमारी लास्ट वीडियो में हो चुकी थी। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो भारत में मृदाओं का जो वितरण हमें देखने को मिलता है, भारत में मृदाओं का जो फैलाव हमारे सामने हमें देखने को मिलता है, उस फैलाव के आधार पर भारतीय मृदाओं के वर्गीकरण के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि किसी भी क्षेत्र में मृदाओं का निर्माण वहाँ मिलने वाली उपजाऊ संबंधी दशाओं, भू आकृतिक दशाओं, जलवायु संबंधी दशाओं, वनस्पति की प्रक्रिया और समय का परिणाम होती है। इन सभी के आधार पर ही हमें भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की मृदाओं का स्वरूप देखने को मिलता है। अब संपूर्ण भारत में न तो उपजाऊ समान है, न ही भू आकृतिक दशाएं समान हैं, जलवायु और वनस्पति संबंधी जो दशाएं वो भी हमारे भारत में समान देखने को नहीं मिलती। तो ऐसी स्थिति में भारत के अंदर मिलने वाली मृदाओं का समान मिलना अकल्पनीय है। तो यदि हम प्रादेशिक आधार पर देखें तो हमारे भारत के अंदर भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदाओं का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। और ये जो प्रक्रिया होती है इसी को हम किसके रूप में जानते हैं, भारतीय मृदाओं के वर्गीकरण के रूप में हम जानते हैं। अब भारत में जो मृदाओं को वर्गीकृत किया गया है वो अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। प्राचीन काल में जो मृदाओं का वर्गीकरण किया जाता था वो मुख्य रूप से दो रूपों में किया जाता था। एक उपजाऊ मृदा के रूप में जिसे उर्वर मृदा भी कहा गया है, और दूसरा अनुपजाऊ मृदा के रूप में जिसे अनुर्वर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो उपजाऊ और अनुपजाऊ, या फिर हम ऐसा कहें कि उर्वर और अनुर्वर मृदाएं, दो प्रकार की मृदाएं थी जो प्राचीन काल में मृदाओं का जो वर्गीकरण किया गया उसके आधार। 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, मृदाओं का वर्गीकरण उनकी विशेषताओं के साथ साथ में उनके जो बाहरी लक्षण थे उनके आधार पर भी किया जाने लगा। जैसे मृदाओं का गठन कैसा है, मृदाओं का रंग कैसा है, भूमि का ढाल कैसा है, मिट्टी में नमी की मात्रा कैसी। इन सभी दशाओं को जब शामिल कर दिया गया तो उसी आधार पर मृदाओं का वर्गीकरण जो किया गया उसमें बलुई मृदा के रूप में, पांचु मृदा के रूप में, दोमट मृदा के रूप में, मृणमय मृदा के रूप में भारतीय मृदाओं को विभाजित किया गया। और यदि हम रंग को आधार मान लें तो ऐसी स्थिति में लाल मृदा है, पीली मृदा है, काली मृदा, ये अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण थे जो समय के आधार पर हमें हमारे भारत के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ, अनेक संस्थानों ने भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण करने के लिए बहुत सारे तो सर्वेक्षण किए, और उन सर्वेक्षणों से जो नतीजे हमारे सामने आए उनको आधार मानकर भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण किया। तो सन 1956 में भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग के द्वारा क्या किया गया, भारतीय मृदाओं को विभाजित करने का कार्य किया गया। और इसने जो भारतीय मृदाओं को विभाजित किया उसके लिए इसने क्या किया, मृदा का अध्ययन किया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मृदाओं का अध्ययन हो चुका था उन सभी का तुलनात्मक अध्ययन करने के आधार पर उनका सारांश निकालकर संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विशेषज्ञ जो थे उन्होंने जो मृदाओं की पद्धति प्रस्तुत की थी वर्गीकरण की, उसी आधार पर हमारी भारत की मृदाओं को भी क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। अभी संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग ने जो मृदाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो CS मेथड के आधार पर किया था, कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के रूप में, हिंदी में कहा जाता है वृहद मृदा वर्गीकरण तंत्र के रूप में। तो भारतीय जो मृदा वैज्ञानिक थे, मृदा का अध्ययन करने वाले जो विद्वान थे, उन्होंने इस अध्ययन तंत्र को आधार माना और आधार मानकर उन्होंने भारतीय मृदाओं को वर्गीकृत करने का प्रयास किया।
अब भारत में जो मृदाएं देखने को मिलती हैं, उन मृदाओं को बच्चों क्या किया गया, CSCS मेथड के आधार पर एंटीसोल मृदाओं के रूप में, इंसेप्टिसोल मृदाओं के रूप में, स्टोसोल मृदाओं के रूप में, वर्टिसोल मृदाओं के रूप में, अल्फीसोल मृदाओं के रूप में, मोलिसोल मृदाओं के रूप में और एरिडोसोल मृदाओं के रूप में मुख्य रूप से विभाजित किया जा सकता है। ये CSCS मेथड के आधार पर किया गया वर्गीकरण। लेकिन इसके साथ ही भारत में जो मृदाओं की स्थिति हमें देखने को मिलती है, यदि हम उनकी उत्पत्ति की चर्चा कर ले, रंग की चर्चा करें, संयोजन की चर्चा करें और अवस्थिति संबंधी दशाओं को शामिल कर ले, तो इस आधार पर भारतीय जो मिट्टियां हैं उनको फिर अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। और ये जो वर्गीकरण है ये हमारे भारत के संदर्भ में ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। हालांकि CSCS मेथड को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है, लेकिन हमारे भारतीय संदर्भ में यदि हम ऐसा कहें कि सुचारू रूप से, या हम ऐसा कहें कि बिल्कुल सरल रूप से भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण करने की सोचें, तो रंग, संयोजन और उनकी अवस्थिति के आधार पर हमारी भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण ज़्यादा अच्छा प्रतीत होता है। और इस आधार पर हमारी भारत की जो मृदाएं उनको जलोढ़ मृदाओं के रूप में, काली मृदाओं के रूप में, लाल और पीली मृदाओं के रूप में, लैटेराइट मृदाओं के रूप में, शुष्क मृदाओं के रूप में, लवणीय मृदाओं के रूप में, पीट मृदाओं के रूप में और वन मृदाओं के रूप में विशेष रूप से विभाजित किया गया। यानी भारतीय मृदाओं का जो वर्गीकरण आपको देखने को मिल रहा है, आप सामने जब स्क्रीन देख रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है वो भारतीय मृदाओं का मुख्य वर्गीकरण हम कह सकते हैं, रंग, संयोजन और मृदाओं की अवस्थिति के आधार पर। अब भारत में ये जो सारी मृदाएं आपको देखने को मिल रही हैं, इनको हम मैप के माध्यम से यदि समझने की कोशिश करें तो यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि भारत में जो वन मृदाओं की स्थिति आपको देखने को मिल रही है वो मुख्य रूप से भारत के ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिल रही है जहाँ पर पेड़ पौधों की मात्रा अधिक पाई जाती है, वनों की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो जैसे आप देखो बच्चों, इसमें देखिए आप जम्मू कश्मीर वाला जो भाग है, इसको करंटली हम कहें कि जम्मू और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश वाला भाग है, उसमें वन मृदाएं पाई जाती हैं। उसके साथ साथ हम कहें कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश नामक जो भारत के राज्य हैं वहाँ भी वन मृदाएं हमको देखने को मिलती है। सिक्किम के अंदर भी वन मृदाएं देखने को मिल रही हैं और अरुणाचल प्रदेश का जो भाग है वहाँ पर हमें मुख्य रूप से वन मृदाओं की स्थिति देखने को मिल रही है। दूसरा जो पार्टीशन इसमें दिया गया जलोढ़ मृदाओं के रूप, जलोढ़ मृदाओं का जो वितरण आपको देखने को मिल रहा है, मैप में हम चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए भारत का मध्यवर्ती मैदानी भाग, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी भाग है, वहाँ पर जो मृदाएं बनी है, निर्मित हुई है, उन मृदाओं को मुख्य रूप से जलोढ़ मृदाओं के रूप में शामिल किया गया। तो देखिए आपके सामने मैप में दिख रहा है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग है, उसके अलावा बिहार का भाग है, पश्चिम बंगाल वाला भाग है, इधर से जो असम वाला भाग है, उसके अलावा राजस्थान का भी हम देखें कि जो पूर्वी मैदानी भाग है, उत्तरी गुजरात वाला भाग, ये सारे ऐसे, उसके साथ साथ में भारत के जो समुद्र तटीय मैदानी भाग हैं वहाँ पर भी जलोढ़ मृदा का ही स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो भारत के नदी निर्मित मैदानी भागों और भारत के समुद्र तटीय जो मैदानी भाग हैं वहाँ पर जो मृदाएं पाई जाती हैं वो विशेष रूप से जलोढ़ मृदाओं के रूप में पाई जाती हैं। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं लाल और पीली मृदाओं की चर्चा करते हैं। तो लाल और पीली मृदाओं का जो वितरण देखने को मिलता है वो हमारे भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है उसके अधिकांश दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो भाग है उनमें हमें देखने को मिलता है। अब यदि इसकी हम चर्चा करें कि कहाँ कहाँ पर मृदाएं पाई जा रही, तो आपके सामने आपको दिख रहा है छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश, उसके आसपास का पूरा भाग है, उड़ीसा का अधिकांश भाग आपको दिखाई दे रहा है, आंध्र प्रदेश का भाग दिखाई दे रहा है, तमिलनाडु का भाग दिखाई दे रहा है, केरल का दक्षिणी भाग आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, विशेष रूप से नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा, यहाँ पर भी जो मृदाओं का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा वो मुख्य रूप से लाल और पीली मृदाओं के रूप में देखने को मिलने वाला है। काली मृदाएं भारत के पठारी क्षेत्र पर पाई जाती हैं। जो ज्वालामुखी के अवसादों से बना हुआ क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, वहाँ पर काली मृदाएं पाई जाती हैं।
मालवा का पठारी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का अधिकांश उत्तरी पश्चिमी भाग है, गुजरात का दक्षिणी भाग है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना का पश्चिमी भाग है। ये सारे ऐसे पर्टिकुलर एरिया हैं जहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ, उससे लावा निकला, लावा कालांतर में शीतल होकर जम गया और जमने से काली मृदा का निर्माण हो गया। लैटेराइट मृदाएं भारत के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां तापमान की अधिकता होती है और साथ साथ में नमी की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो तापमान की अधिकता वाले भागों में और नमी की अधिकता वाले जो भाग है वहां पर विशेष रूप से हमें लैटेराइट मृदाएं देखने को मिलेंगी। और लैटेराइट मृदाओं का जो रंग होता है ईंट के समान होता है और ऐसी मृदाएं अधिक नमी और अधिक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया इनमें संपन्न होती है। तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण इनका रंग जो होता है लाल टाइप हो जाता है, ईंट के रंग के समान हो जाता है। ऐसी मृदाएं भारत का जो पश्चिमी घाट है उस पर विशेष रूप से देखने को मिलेंगी। साथ साथ में जो नीलगिरी की पहाड़ी है वहाँ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है, राजमहल की पहाड़ियों वाला जो भाग है वहाँ पर विशेष रूप से ऐसी मृदाएं हमें देखने को मिलने वाली। और अंततः हम चलते हैं शुष्क मृदाओं के ऊपर। नाम से स्पष्ट हो रहा है जहाँ तापमान की अधिकता है, वर्षा की कमी है, वहाँ पर जो मृदाएं बनने वाली हैं वो सारी की सारी शुष्क मृदाओं के रूप में बनने वाली हैं। और भारत में ऐसी मृदाओं की जो स्थिति हमें देखने को मिलेगी विशेष रूप से राजस्थान के पश्चिम भाग में जो थार का मरुस्थलीय भाग फैला हुआ है, उस थार के मरुस्थलीय भाग में तापमान की अधिकता, वर्षा की कमी के कारण शुष्क मरुस्थलीय मृदाएं पाई जाती हैं। तो ये भारत में मृदाओं का जो वर्गीकरण था, मैप के आधार पर जो वर्गीकरण था उसकी हमने चर्चा की। और इन मृदाओं के आधार पर ही हम चर्चा करेंगे हमारे भारत के अन्य जो मृदाएं पाई जाती है उनकी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। प्रत्येक जो मृदा है उसका डिटेल से हम जो अध्ययन करने वाले हैं हमारे अगले वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।